हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीप और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की नई आने वाली मूवी के बारे में जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो इस वीडियो में टीजर से थोड़ा हटके हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करने वाले हैं और लास्ट में हम लोग बात करेंगे टीजर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे इंडिया की हिस्ट्री कितनी ज्यादा वास्ट और कितनी ज्यादा डीप है और उतने ही ज्यादा हमारे यहाँ वीर योद्धा भी शामिल हैं और उनमें से ही एक थे पृथ्वीराज चौहान, जिनकी ब्रेवरी सिर्फ इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता था। वो इतने ज्यादा परफेक्ट थे कि सिर्फ आवाज सुनकर बिना देखे परफेक्ट निशाना लगा लिया करते थे। और पृथ्वीराज चौहान इकलौते ऐसे किंग थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे मुगल शासक को एक बार नहीं 17 बार डिफीट किया। और साथ ही जब मुगलों का शासन चल रहा था हमारे इंडिया में, वो आखिरी ऐसे हिंदू किंग थे जिन्होंने दिल्ली पर राज किया। अब हम पृथ्वीराज चौहान की लाइफ को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था 1149 को और अगर प्लेस की बात की जाए तो वो था अजमेर, जो कि बचपन से ही हॉर्स राइडिंग और तलवारबाजी में बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। इवन उनकी फाइटिंग स्किल भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। बट वो सबसे ज्यादा जिसमें अच्छे थे वो ये था कि वो बहुत बारीक सी आवाज सुनकर भी एक सटीक निशाना लगा सकते थे और इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा फेमस थे। तो उस टाइम के जो दिल्ली के किंग थे वो थे आनंद पाल, जो कि पृथ्वीराज चौहान के नाना थे। वो पृथ्वीराज चौहान जी के स्किल से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए। साथ ही उन्होंने उनकी ब्रेवरी और डिसीजन मेकिंग पावर को एक्नॉलेज किया और बाद में उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को किंग डिक्लेयर किया दिल्ली का। तो पृथ्वीराज चौहान सिर्फ 16 इयर्स की एज में दिल्ली के किंग बन चुके थे, जिसका डिसीजन आनंद पाल ने पृथ्वीराज चौहान जी के पोटेंशियल को देखते हुए लिया। ऐसा आप सभी लोगों को पता है, पृथ्वीराज चौहान जी का जो बर्थ प्लेस था वो था अजमेर और अजमेर से पृथ्वीराज चौहान जी का लगाव बहुत ज्यादा था। चलते हुए उन्होंने अजमेर को भी कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। तो आगे चल के जो पृथ्वीराज चौहान जी है अपनी टेरिटरी को धीरे धीरे बढ़ाते रहे। तो हुआ ये कि जब पृथ्वीराज चौहान जी की इतनी तरक्की हो रही थी ना, तो जो बाकी के किंग्स थे ना, उनको उनसे जेलसी होने लगी और उनमें से ही एक थे जयचंद। तो आगे जो जयचंद की बेटी थी उनका नाम था संयोगिता, जो कि पृथ्वीराज चौहान जी की ब्रेवरी से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थी और इंस्पायर्ड भी थी। तो आगे चल के जब जयचंद को अपनी बेटी के बारे में ये सब चीजें पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और जयचंद ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी की शादी जल्दी से जल्दी कर देंगे। तो आगे चल के जयचंद ने एक स्वयंवर को ऑर्गेनाइज किया, जहां पर जयचंद ने बहुत सारे किंग्स को बुलाया उस स्वयंवर में सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। तो आगे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी की इंसल्ट करने के लिए उनका पुतला बनवाकर मंडप के गेट पर खड़ा कर दिया। यहाँ पर संयोगिता किसी को ना चुनते हुए जो स्वयंवर की माला होती है ना, वो पृथ्वीराज चौहान जी के पुतले को पहना दिया। और शॉकिंग ये था कि उस पुतले के पीछे से पृथ्वीराज चौहान खुद निकले और संयोगिता को अपने साथ ले गए। और उसी टाइम मोहम्मद गौरी भारत की तरफ बढ़ रहा था और काफी जगह मोहम्मद गौरी ने कैप्चर भी कर ली थी और आगे जाके मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी की टेरिटरी पर भी अटैक कर दिया। उस टेरिटरी का नाम था भटिंडा। और आगे चल के जैसे ही पृथ्वीराज चौहान जी को पता चला कि उनकी टेरिटरी पर हमला किया गया है, तो पृथ्वीराज चौहान जी तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मोहम्मद गौरी के पास बहुत बड़ी आर्मी होने के बावजूद भी उसको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर मोहम्मद गौरी रुकता नहीं है, वो पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करने के लिए उन पर 16 बार अटैक किया। बट यहाँ पर मोहम्मद गौरी को हर बार डिफीट मिली। तो दूसरी तरफ जयचंद था, वो पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही ज्यादा चिढ़ता था। तो यहाँ पे जयचंद ने आगे जो भी चीजें हो रही थी इसका फायदा उठाने के लिए मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। यहाँ पे फिर मोहम्मद गौरी को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे मोहम्मद गौरी की आर्मी बहुत बड़ी हो चुकी है, करीब 1,20,000। और यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान जी के साथ वॉर स्टार्ट कर दी। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को पिछली हार को याद करवाया और मोहम्मद गौरी को पीछे हटने के लिए बोला। और आगे चल के ऐसा हुआ भी कि मोहम्मद गौरी पीछे हट गया। तो यहाँ पे ये मोहम्मद गौरी की एक तरीके से स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद गौरी को पता होता है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वॉर तो जीत नहीं सकता। तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी ने चीप स्ट्रेटेजीज को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो आगे चल के हुआ ये कि मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान की आर्मी तैयार नहीं थी, उनके ऊपर बिल्कुल मॉर्निंग में अटैक कर दिया। जहां पर पृथ्वीराज चौहान जी को लग रहा था कि मोहम्मद गौरी वापस लौट चुका है, वो बिल्कुल प्रिपेयर भी नहीं थे। तो आगे चल के ये होता है कि जो मोहम्मद गौरी है अपनी चीप स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए पृथ्वीराज चौहान जी को और उनके फ्रेंड को बंदी बना लेता है। तो बंदी बनने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान जी को मोहम्मद गौरी के सामने पेश किया जाता है, तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी बोलते हैं कि तुम मुझे मार दो, नहीं तो बाद में तुमको पछताना पड़ेगा। और यहाँ पे हमको पृथ्वीराज चौहान जी की ब्रेवरी की एक झलक दिखती है। मतलब कि देखा जाए तो अभी वो मोहम्मद गौरी की कैद में है, फिर भी उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। और जहां पर दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी 17 टाइम डिफीट हो चुका था, वो इतनी
आसानी से तो पृथ्वीराज चौहान जी को मार नहीं देगा। तो पृथ्वीराज चौहान जी वहां पे ब्रेवरी के साथ खड़े थे, आंखों में आंखें डालकर, और इस बात से जो मोहम्मद गौरी है बहुत ज्यादा चढ़ आता है और पृथ्वीराज चौहान जी को अपनी नजरें नीचे करने के लिए बोलता है। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी का आंसर ये था कि एक सच्चे राजपूत की नजरें सिर्फ मौत ही झुका सकती है, और इस बात से मोहम्मद गौरी का ईगो हर्ट हो जाता है और आगे चल के मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जी की आंखों को डिस्ट्रॉय कर देता है और काफी टाइम तक अपनी कैद में रखकर उनको टॉर्चर करता है। तो आगे चल के जिनका फ्रेंड था जिनका नाम था चंद्रवरदाई, जब उनको पता चला पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में तो उन्होंने मोहम्मद गौरी को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाई। यहाँ पे चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गौरी से बोला कि वो उनके दरबार में आना चाहते हैं और यहाँ पे उन्होंने मोहम्मद गौरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान जी बिना देखे ही कितना सटीक निशान लगा सकते हैं, और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद पृथ्वीराज चौहान को ये करते हुए देख लेना। तो आगे चल के मोहम्मद गौरी ये मान जाता है और आगे चल के मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान जी को अपने दरबार में बुलाता है और अपने स्किल को शो करने के लिए बोलता है। यहाँ पे मोहम्मद गौरी बहुत ही क्यूरियस होता है कि क्या सच में पृथ्वीराज चौहान बिना देखे निशाना लगा सकते हैं, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने दिमाग को चलाया। तो आगे चल के पृथ्वीराज चौहान जी बोलते हैं कि अगर सुल्तान मुझे खुद आदेश देंगे मैं तभी अपनी स्किल को शो करूंगा, और ये सुन के मोहम्मद गौरी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मोहम्मद गौरी को यहाँ पे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान ने आखिरकार उसको एक्नॉलेज तो किया, बट यहाँ पे उसको क्या पता कि वो वर्ड्स उसके आखिरी वर्ड्स थे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पृथ्वीराज चौहान जी बिना देखे आवाज को सुन के एक सटीक निशाना लगा सकते हैं, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को मार दिया। तो आगे चल के मोहम्मद गौरी की तीर लगने से तुरंत ही डेथ हो जाती है, और दूसरी तरफ चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान जी को पता होता है कि इसके लिए तो उनकी जान बिल्कुल भी बख्शी नहीं जाएगी और दुश्मनों के हाथों से मरने से अच्छा है खुद को मार दिया जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया। बट सैड पार्ट ये था कि जब उनकी वाइफ सहयोगिता को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान अब नहीं रहे तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब हम बात करते हैं टीजर के बारे में। तो सबसे पहले अगर इस मूवी के रिलीज डेट की बात की जाए तो ये आपको 21 जनवरी को मिलने वाली है थिएटर्स में, और यहाँ पे मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो 1 मिनट 22 सेकंड का जो टीजर था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ पे आपको अक्षय कुमार मेन लीड में मिल रहे हैं और साथ में आपको मिल रहे हैं सोनू सूद और संजय दत्त। इस 1 मिनट 22 सेकंड के टीजर ने बहुत सारी चीज को कवर करके रखा है। फर्स्ट नंबर पे जो वॉर सीन्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलते हैं आपको। साथ में जब टीजर चालू होता है तो आपको एक बहुत अच्छा डायलॉग मिलता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है, और किसी भी कैरेक्टर का जब फर्स्ट इंप्रेशन दिखाया जाता है उसको दिखाने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस बहुत छोटे से टीजर में उस टाइम के कल्चर को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे आपको झलक मिलती है रोंगटे खड़े कर देने वाले वॉर सीन्स के साथ में आपको ये टीजर इमोशन भी देता है, और मनुष्य हमें सहयोगिता के अवतार में दिख रही है और उनका ये अवतार मुझे टीजर में काफी अच्छा लगा। तो इस टीजर का जो म्यूजिक होता है आपको बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड करता है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से तैयार किया गया है, जो कि बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज होता है वॉर सीन्स के साथ। और ये चीज कंफर्म है कि आपको पृथ्वीराज चौहान मूवी में बहुत ही अच्छे डायलॉग्स मिलने वाले हैं। वेल मैं यहाँ पे आशा करता हूँ कि जितना अच्छा टीजर है हमें उतनी अच्छी मूवी मिले। फिर देखते हैं 21 जनवरी के आखिर क्या होता है। तो आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और ऐसी ही ऑसम वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।